नमस्कार साथियों, सेकंड ग्रेड जीके का पेपर जो कैंसिल हुआ था उसका प्रथम पारी का पेपर आज 23 जुलाई को हुआ है मॉर्निंग सेशन में। तो उस पेपर को हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट अपन प्रश्न पे आते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। स्टेटमेंट ए दे रखा है, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना। और कथन बी दे रखा, वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि बी इसलिए कथन गलत है क्योंकि टॉप 10 कंट्री में भारत को लाने का टारगेट रखा है, 25 के अंदर नहीं रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया है। एक पोर्टल शुरू किया है भारत सरकार ने, तो उस पोर्टल का अपने को आंसर देना है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया, तो उद्यम पोर्टल इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप ध्यान से, निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की है, निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की है कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया जाएगा। कम से कम 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो ये जो प्रश्न है इसका सही जो उत्तर है वो ऑप्शन सी, संघीय बजट 2018-19 सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है। निर्यातकों को और बैंकों को निर्यात साख क्रेडिट बीमा सेवाएं प्रदान करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, विदेशी व्यापार का भारतीय संस्थान, ऑप्शन बी वाणिज्यिक मंत्रालय का विदेश व्यापार विभाग, निर्यात साख गारंटी निगम और निर्यात साख बीमा निगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, निर्यात साख गारंटी निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में क्लियर दिख रहा है बच्चों, विजिबल है? हाँ, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। ऑप्शन ए, संसद के अधिनियमों के तहत उपलब्ध है, कार्यकारी आदेशों के तहत उपलब्ध है, संविधान में विशेष रूप से प्रदान किया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में ये निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रीपेरेंडेंस इंडेक्स कौन तैयार करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई है। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल के अंदर निहित रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये वोट देने के अधिकार भी हमको शनै शनै मिला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पूरा डिस्क्राइब करवाया जाता है यामिन जी सर के द्वारा। और इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए है, केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो, वो करेक्ट आंसर होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है वो हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर दिख रहा है बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4, भाग 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है इसका आंसर ऑप्शन डी, बड़ा आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, तो प्रांतों की विधानसभा ने, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12,
संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए जाते हैं? तो सर्वसम्मति से। प्रायः यही कोशिश की गई है कि सर्वसम्मति से सारे निर्णय लिए जाएं। यह भी हमारे संविधान के निर्माण की एक बेहतरीन विशेषताओं में एक मानी जाएगी कि निर्णय जो थे वो सर्वसम्मति से लिए गए, चाहे इसके लिए कितनी भी डिबेट करनी पड़े, खूब डिबेट की गई, लेकिन सर्वसम्मति की कोशिश की गई और सभी निर्णय सर्वसम्मति से लेने का प्रयास किया गया। ये हमारे संविधान निर्माताओं की परिपक्वता को भी दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954। चाओ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू अपने अपने देश के जो नेतृत्व करता थे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है केपीएस मेनन। केपीएस मेनन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। बहुत अच्छा, बहुत पॉपुलर सवाल है ये, जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में यूएनओ एंड इंडिया करके जो टॉपिक आपका दे रखा है, इंडिया के जीके में उससे संबंधित सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका सही जो उत्तर है वो प्रायः प्रधानमंत्री होता है। अगर वो लोकसभा से सांसद है तो प्रधानमंत्री ही है। इनकेस मनमोहन सिंह जी के समय जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब वो लोकसभा से सांसद नहीं थे, वो राज्यसभा से सांसद थे। तो उनके कार्यकाल के दौरान कभी प्रणब मुखर्जी को, कभी चिदम्बरम साहब को ऐसे बारी बारी से लोकसभा का नेता बनाया गया था। तो प्रायः प्रधानमंत्री जी ही लोकसभा के नेता होते हैं यदि वो लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो वाराणसी से अभी सांसद हैं, लोकसभा से हैं, वो लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री माने जाते हैं। 2019, क्वेश्चन नंबर 18, 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन है बी, 397। तो देखिए ध्यान से, 2019 के आम चुनाव की बात है। 2019 के आम चुनाव में टोटल नेशनल पार्टी की संख्या 7 थी। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसीपी, टीएमसी और कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसीपी, बसपा, 6 नेशनल पार्टियां थी, टोटल 6। ये थोड़ा सा ध्यान रखो। अभी आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है। सीआईआई और फिक्की ये क्या है? तो एक प्रेशर समूह है, दबाव समूह है। ये परमाणु संधि से संबंधित नहीं, आतंकवादी संगठन तो खैर नहीं है, राजनीतिक दल भी नहीं है। दबाव समूह किस रूप से? कमर्शियल रूप में ये अपनी कुछ योजनाएं सरकार को बनाकर बताते हैं कि इस तरीके से अगर करेंगे तो इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। तो सरकार पर ये एक तरीके से अपना प्रेशर डालते हैं, तो दबाव समूह इनमें माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? थोड़ा सा डाउट में आ रहा है ये सवाल, क्योंकि ये 89 की जब बात आ रही है, आणविक अप्रसार संधि नहीं है, IRBM संधि भी नहीं है, आंशिक परीक्षण निषेध संधि भी नहीं है। इसका माना जा सकता है कि जर्मनी के एकीकरण की संधि में भी पॉसिबल। देखें इस प्रश्न में आरपीएससी क्या स्टैंड लेती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से ये मनोविज्ञान के जो सवाल है वो मनोविज्ञान वाले सर आके करवाएंगे। हम जीके के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहां से आएगा नेक्स्ट? 41, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, शुष्क सागवान के वन। 42, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, दूसरा स्थान था। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? हम जानते हैं कि वागड़ क्षेत्र राजस्थान का जो है वो दक्षिणी राजस्थान है और माही नदी के द्वारा निर्मित वो सारा क्षेत्र माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? कम से ज्यादा, हमको चढ़ना है ऊपर। अब इसमें देखो हनुमानगढ़ जो है वो तो वैसे पश्चिमी राजस्थान का जिला है, तो आप वैसे भी टिक लगा सकते हैं इसमें। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, और जयपुर, बूंदी और फिर बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य से होता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो मध्य प्रदेश राज्य से होने वाली नदियों में आपके इसमें ऑप्शन काली सिंध दे रखा है, बिल्कुल आता है। बेड़च नहीं है, बाणगंगा नहीं है, पार्वती नदी भी मध्य प्रदेश से आती है। तो इसका ए और सी, और ए और सी किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन सी में दे रखा है। तो 45 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी।
46 गलत कथन, गलत युग्म चुनिए। अर्थुना के मंदिर डूंगरपुर में, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में, ये 4 आपको दे रखा है, आपको इसमें से बताना कि कौन सा ऑप्शन गलत होता है। अर्थुना की जो मंदिर है वो बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में नहीं है, इसलिए ये विकल्प इसका बिल्कुल सही हुआ, यानी कि ये गलत है, ये सही आंसर हुआ। अर्थुना के मंदिर 108 मंदिर परमार शासकों की श्रृंखला के, परमार शासकों के काल के मंदिर मिले हैं। परमार शासकों का सांस्कृतिक कैपिटल भी माना जाता था, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। उन जिलों के, क्वेश्चन नंबर 47, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। तो ऑप्शन डी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। यहां उदयपुर नहीं है, प्रतापगढ़, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बात है, और यहीं पर कंफ्यूजन होने की संभावना भी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48, खेरी तथा लोही नस्लें हैं, तो 48 का जो करेक्ट आंसर है भेड़ और बकरी की। खेरी तो भेड़ की नस्ल है और लोही किसकी नस्ल है, तो बकरी की। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। उद्योग और स्थिति, टायर ट्यूब अलवर ठीक है, पॉलीमर शाहपुरा, हाईटेक ग्लास धौलपुर ठीक है, सफेद सीमेंट निबाड़ा सही है। तो पॉलीमर शाहपुरा जो है वो गलत है। अभी शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है तो भी गलत है, शाहपुरा जयपुर वाला है तो भी गलत है, इसलिए इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है कि 2 शाहपुरा है, तो इसलिए हो सकता है कि आपको एडवांटेज मिले, शाहपुरा वाला ही इसका उत्तर सही माना जाएगा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था। देखिए रणथंभौर के किले पर आक्रमण एक बार अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं आया था, उसने अपने सेनापति को भेजा था, नुसरत खान उलुग खां को, और उसके बाद सेकंड अटैक में अलाउद्दीन खिलजी खुद आया था। तो जो फर्स्ट अटैक हुआ था उस समय जो नुसरत खान उलुग खां की लीडरशिप में जब आक्रमण हुआ था, तो उस समय नुसरत खां मारा गया था। तो पूछा यह सवाल है कि घेराबंदी के समय कौन मारा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, नुसरत खां। अब इससे पहले जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, सेकंड ग्रेड का ही एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया तो उसकी सेना का सेनापति कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तब तो उलुग खां हो जाएगा, क्योंकि नुसरत खां तो पहले मर चुका था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो दोनों सवाल दोनों तरीके से एग्जाम में आ चुके हैं, दोनों ही सेकंड ग्रेड में पूछे गए। किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है, क्वेश्चन नंबर 52। तो गोगुंदा का कहने वाले थे बदायूनी, और अबुल फजल ने क्या कहा था, खमनोर का युद्ध, और कर्नल जेम्स रॉड ने क्या कहा था, मेवाड़ की थर्मोपोली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, गोगुंदा बदायूनी। 3 अक्षर वाला नाम लिया था 4 अक्षर वाले आदमी ने, और 4 अक्षर वाला नाम लिया था 3 अक्षर वाले आदमी ने। यह ध्यान रखने का, याद रखने का तरीका हो गया। अबुल फजल, इसने कहा था, कौन सा युद्ध कहा था इसने, खमनोर का। तो 3 अक्षर वाले आदमी ने 4 अक्षर का नाम लिया, और 4 अक्षर वाले आदमी ने 3 अक्षर का नाम लिया, याद रखो, 4-3 क्रॉस करके। क्वेश्चन नंबर 53, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था ऑप्शन सी, मेजर शॉवर्स। ये बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बनाई की तकनीक से परिचित थे, तो करेक्ट आंसर हुआ इसका बैराठ। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र से उद्भूत हुआ कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 55, सौमित्र से उद्भूत हुआ माना गया है, लक्ष्मण का नाम है सौमित्र, तो ग्वालियर अभिलेख में इन्हें कहा गया है। ललित विग्रहराज नाटक का लेखक, क्वेश्चन नंबर 56, ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था, तो विग्रहराज चतुर्थ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, कई एग्जाम्स में पूछते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है 15 मई 1949। ये शंकरराव कमेटी की सिफारिश पर ये डिसीजन लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग भी कहलाता था, शेरगढ़ का किला। अब शेरगढ़ का किला 12 में भी है, धौलपुर में भी है, तो कौन सा वाला शेरगढ़ आप बता सकते हैं, सर्च करके बताइएगा। लोक देवता हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहां स्थित है, तो बेंगटी गांव में। इसका ऑप्शन क्या हुआ, 59 का बी। 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो बाल मुकुंद जी बिस्वा, इनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे, तो करेक्ट आंसर है इसका आर्य समाज, ऑप्शन डी।
हरविलास जी शारदा ये अपने अजमेर क्षेत्र से थे, चांदकरण जी शारदा जोधपुर क्षेत्र से थे, जोधपुर में भी कई सारी राजनीतिक संस्थाएं बनती, उसमें ये नेतृत्व करते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, 1911 एवं 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था, तो बेदसा गांव करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए 62 का, यही इनका जन्म स्थान भी है और प्रारंभिक केंद्र भी यही था, बाद में इनका केंद्र ईडर बनता है। क्वेश्चन नंबर 63, आखा तीज अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? अबूझ सावे 63 क्वेश्चन, तो तृतीया का सवाल ऑप्शन सी सही है भाई इसका, तृतीया को ही मनाते हैं, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। लोक गायकी चार बैत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित है? तो टोंक में है, सभी को ध्यान है ये। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? तो वीरम देव सो नगरारी बात, ये करेक्ट आंसर है इसका 65 का ऑप्शन डी। 66, बिसल देव रासो की रचना किसने की थी? तो नरपति नाल ने की थी। 67, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहां पर स्थित है? तो नारायणा में स्थित है ये, जयपुर। 68, फिल इन द ब्लैंक पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है, तो कपड़े पर निर्मित होता है ये, कपड़े पर निर्मित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रशैली का सजीव उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, मोर बांधिया पहराणवा तानना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका गरासे जनजाति में प्रचलित है, जो कि सिरोही और उदयपुर में सबसे ज्यादा मात्रा में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 70, मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तकों की रचना की गई थी? महाराणा कुंभा के दरबार में मंडन साहब सब जने जानते ही हैं, वास्तुकला से संबंधित बहुत बड़े ज्ञाता थे, इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, सारी किताबें इन्होंने लिखी है, राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार, कोदंड मंडन, शकुन मंडन और भी बहुत सारी किताबें इनकी, वो चर्चा करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये नहीं है पूछा है, ध्यान से देखिए। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, करेक्ट है। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उससे पहले भी हटाया जा सकता है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल ठीक है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका ऑप्शन बी, राज्यपाल के बारे में कोई भी प्रकार का निर्णय राज्य की विधानसभा नहीं ले सकती, ये केंद्र के द्वारा ही सारी चीजें निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो 7वां संविधान संशोधन, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आपको क्लास में चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था? तो इसमें आपको आंसर देना है ऑप्शन डी, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, ये इनका सबसे कम कार्यकाल था। 74, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? तो हीरालाल देवपुरा, ये सबसे कम अवधि तक रहे थे, सबसे ज्यादा अवधि तक पूछे तो सुखड़िया साहब, सभी को ध्यान है। 75, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 दिसंबर 1998, 1 दिसंबर 1998। क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई है? क्वेश्चन नंबर 76, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से, यही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2000 में संशोधन नहीं हुआ भाई। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। RPSC के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। 79, क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ACBD, डॉक्टर BL रावत, देन राम सिंह चौहान, देन डॉक्टर दीनदयाल और देन डॉक्टर SS टाक। सबसे छोटे कार्यकाल ले राज्य के मुख्य सचिव हैं। अभी मुख्यमंत्री तो देवपुरा साहब आ गए थे, अब मुख्य सचिव का भी पूछ लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 80 का ऑप्शन सी, राजीव स्वरूप।
81, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाले जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है 17। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो 3-3 सदस्यों को इंक्रीज कर दिया जाएगा प्रति 1-1 लाख पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी में। देखिए, अब नागौर, जैसलमेर और अलवर ये सर्किट बना रहे हैं भाई, नागौर, जैसलमेर और अलवर। और गोविंद देव जी में, जयपुर वाला जो गोविंद देव जी, उसमें तो एक कॉरिडोर बन ही रहा है, जैसे महाकाल में कॉरिडोर बना है, उज्जैन में, काशी वाराणसी में जो बना है, यहाँ पर भी कॉरिडोर की घोषणा हुई है, ये भी आप ध्यान रखिए। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की पहल की सराहना की है? तो करेक्ट आंसर है इसका दौसा, 83 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ आपका 84, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? ये आपको आंसर देना है डायल फ्यूचर। डायल फ्यूचर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान था? तो ऑप्शन डी, 12वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 12वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अब ठीक है बच्चों? ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं इंडिविजुअल में। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? तो चेस में जीते हैं भाई, नो बैक डे। आपने पूरा प्रोग्राम पढ़ा होगा, शतरंज के इन्होंने टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं। 88 क्वेश्चन नंबर, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स, जो गलियों में ठेला वगैरह जो लगाते हैं, गोमचे वगैरह, को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? क्वेश्चन नंबर 88, ऑप्शन ए चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना इज द राइट आंसर। 89, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो 6 खेल शामिल है भाई इसमें, 89 का ऑप्शन ए, ये सभी को ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? जिला आता है तो जालोर सिरोही है, और स्थान पूछेंगे तो माउंट आबू इसका करेक्ट आंसर हुआ, माउंट आबू, 90 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 91, निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो जनसंख्या के मामले में न्यूनतम घनत्व जो है वो ऑस्ट्रेलिया को मानते हैं, वही है काफी समय से, प्यासी भूमि का देश है, 75% भाग पर तो लगभग उस डेजर्ट ही डेजर्ट फैला हुआ है। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? 92, क्वेश्चन नंबर 92, वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है तो वैश्विक नागरिकता, वस्तुओं की सर्व उपलब्धता, प्रवास और युवा संस्कृति। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार, देखिए इसमें बी पर जाऊंगा मैं, वस्तुओं की सर्व उपलब्धता, वैश्वीकरण का प्रभाव में वस्तुओं की सर्व उपलब्धता, तो चलो अपन तो बी, अभी तो बी पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या मानती है आरपीएससी आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही युग्म का चयन करना है। प्रशांत महासागर, कोरल सागर बिल्कुल है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पार्ट ऑफ प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंडा सागर नहीं, आर्कटिक, कारा सागर, अटलांटिक, बेरिंग सागर। बेरिंग सागर जो पार्ट है वो है अपना प्रशांत का, तो ए इसका सही है और सी आर्कटिक कारा सागर सही है, तो ए और सी इसका बिल्कुल सुमेलित है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 94, दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवने, दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवने, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो मौसमी स्थानांतरण के कारण या तो ऊपर शिफ्ट होती है या फिर वो नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, लगभग 10 डिग्री के आसपास। तो पछुआ पवनों की जो पोजीशन है वो गर्मियों में तो ध्रुवों की तरफ होती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गर्मियों में कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है,
उत्तरी गोलार्ध में, और सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर खिंच सकती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी 94 का। क्वेश्चन नंबर 95, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो बताइए 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन सी। आसान सवाल है, सभी के सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर ले, 96 लगभग हम पहुंच गए हैं। क्षेत्र और ऊर्जा संसाधन, आपको बताना कि कौन सा सुमेलित कौन सा गलत है। अलियाबेट, तेल, मुरार, हुगरी जन कोयला, नाहर कटिया गैस और झरिया कोयला। तो अलियाबेट ये गुजरात के अंदर है, ये बिल्कुल ठीक है। मोरान हुगरी जन कोयला ये 96 का जो है वो ऑप्शन गलत है, ये भी गैस से संबंधित है 96 का भी। चलिए 97, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में, बिल्कुल ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कोंकण, केनरा और मलाबार उप प्रदेश हैं। तो ये जो अपना भारत है इसमें कोंकण तट आता है, केरला तट, केनरा तट आता है और मलाबार तट आता है। तो ये पश्चिमी घाट के जस्ट नीचे की तरफ जो तटीय क्षेत्र हैं उनको ये नाम दिया गया है कोंकण तट, केनरा तट और मलाबार तट। तो ये तटीय प्रदेश के नाम है, पश्चिमी तटीय मैदान के नाम है, ये पश्चिमी घाट के नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है ये। और उसी तरीके से पूर्वी घाट की बात करें तो कोरोमंडल आ जाएगा और गोलकुंडा का तट आ जाएगा और उत्तरी सरकार का तट आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हुआ ऑप्शन बी हुआ। बहुत अच्छा सवाल है। नर्मदा और ताप्ती की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी इन दोनों के बीच में है, और सतपुड़ा के उत्तर में तो नर्मदा है, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 100, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये इसका सही उत्तर है। सेकंड पारी का जो पेपर है वो आने वाला है, आते हम सॉल्व करवाएंगे। मनोविज्ञान के जो सवाल है वो मनोविज्ञान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो सॉल्व करवाएंगे। जीके में लगभग 100% हम श्योर हैं कि ये सारे सवाल आंसर सही मिलेंगे, और फिर भी अगर कोई बात है किसी सवाल में तो वो डिस्कशन टेबल पर हमेशा रहेगा, और हम हमेशा किसी भी चीज़ में कोई गलती अगर हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। आर्यन एकेडमी की ओर से आप लोगों को आगामी आने वाली परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।